अहाना अपनी सौतेली माँ दीपिका, सौतेली बहन कीर्ति, पिता अनुपम और दादाजी के साथ रहती है। एक रोज, ये देखो माँ, मुझे कितने अच्छे मार्क्स मिले हैं। पूरे 85% के साथ पास हुई हूँ मैं। देखो ना पापा। अरे वाह, कांग्रेट्स कीर्ति बेटा। कांग्रेट्स बेटा, ऐसी ही तरक्की करती रहे। और अहाना बेटा, तुम्हारा क्या रिजल्ट है? कितने परसेंट मिले हैं तुम्हें? क्यों, आपको क्या करना है उससे? और आप होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली? अहाना, ये क्या तरीका है अपने माँ से बात करने का? दीपिका ने तुमसे कितने प्यार से पूछा है। ये और मेरी माँ? कैसी माँ पापा? ये मेरी माँ ना ही कभी थी और ना ही कभी बन सकती है। इसीलिए प्लीज ये सब नाटक मेरे सामने मत कीजिए। अहाना, तुम्हारी सगी माँ मर चुकी है और इसीलिए अब यही तुम्हारी माँ है। सच्चाई को स्वीकारो अहाना। ये दीपिका तुम्हें कितने दिल से प्यार करती है और तुम हो कि उसके साथ बुरी तरह से पेश आती हो। ओ प्लीज पापा, ये कोई बेचारी बेचारी नहीं है। बस अच्छा बनने का ढोंग करती है आपके सामने। और एक सौतीली माँ सगी माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। इतना कहकर आहना अपने कमरे में चली जाती है। रुक जाओ आहना। रहने दीजिए अनुपम जी। वो जो कुछ भी कह रही है वो बस गुस्से में कह रही है, इसीलिए आप उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। सॉरी दीपिका, हर बार आहना तुम्हारा तिरस्कार करती है और मैं जानता हूँ तुम दिखाती नहीं, लेकिन तुम्हें अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। नहीं अनुपम जी, माँ अपने बच्चों से कभी नाराज नहीं होती। वो भले ही गुस्सा करती हो, लेकिन मैं जानती हूँ उसके दिल में भी कहीं ना कहीं मेरी जगह जरूर होगी। और वो एक दिन जरूर आएगा जब वो मुझे अपनी माँ के रूप में अपना लेगी। अरे ये सब छोड़ो माँ, उसमें तो बहुत एटीट्यूड भरा पड़ा है। उसे वैसे भी बहुत कम परसेंटेज मिले हैं और मुझे बहुत ज्यादा मिले हैं, इसीलिए वो मुझसे चल रही होगी। एक काम करो, आप ना मेरे लिए मेरी फेवरेट खीर पूरी बना दो, क्योंकि वो खाने का आज मेरा बड़ा मन कर रहा है। फिर अगले दिन, ये लो आहाना, तुम्हारे लिए मैं मंदिर से प्रसाद लेकर आया हूँ। प्लीज दादाजी, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरा इस वक्त किसी से भी बात करने का मूड बिल्कुल भी नहीं है। और ये प्रसाद आप लेकर जाइए। नहीं चाहिए मुझे ऐसे भगवान का प्रसाद जिन्होंने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। भगवान कभी किसी को किसी से नहीं छीनता। अरे ये सब तो नीति में लिखा होता है। और बेटा, हर समय तो इतना गुस्से में क्यों रहती है? कभी अपनी आंखों पर चढ़ा हुआ ये गुस्से का चश्मा हटाकर देख, फिर तुझे सब कुछ साफ दिखाई देगा। नहीं दादाजी, यहाँ पर मेरा कोई अपना नहीं है। माँ के जाने के बाद पापा ने फौरन दूसरी शादी कर ली और तो और कीर्ति भी पैदा हो गई। मैं अब 10th पास कर चुकी हूँ, तो मुझ में इतनी समझ आ गई है। सब समझती हूँ मैं कि इस चुड़ैल दीपिका ने ही मेरी हंसती खेलती फैमिली को बर्बाद किया है। वो तो बस राह देख रही थी कि कब मेरी माँ मरे और वो इस घर में अपनी जगह बनाए। वो भी वैसी और उनके बेटे कीर्ति भी वैसी। ऐसा नहीं है बेटा, वो दोनों भी तुम्हारे अपने ही हैं। कीर्ति तुझसे 5 साल छोटी है, इसीलिए तू उसके साथ इस तरह से पेश मत आ। और दीपिका भले ही तेरी सौतेली माँ है, लेकिन वो तुझसे बहुत प्यार करती है। नहीं दादाजी, मुझे ऐसा झूठा प्यार बिल्कुल नहीं चाहिए। माँ के जाने के बाद सब बदल गए। और आप तो घर के बड़े थे, तो ये सब होने से आपने क्यों नहीं रोका? अगर पापा आज अकेले रहते तो भी चलता, लेकिन नहीं। दीपिका का इस घर में आने के पीछे आपका भी उतना ही हाथ है जितना कि पापा का है। बस आहाना, तू हर किसी से इतनी नफरत कैसे कर सकती है? माना कि सौतेले लोग बुरे होते हैं, लेकिन हर सौतेला रिश्ता बुरा हो, अब ये तो जरूरी नहीं है ना। तू कहती है कि दीपिका हर वक्त तुझसे झूठा नाटक करती है, लेकिन जरा तू ही सोच, कोई 24 घंटे नाटक कैसे कर सकता है, वो भी इतने सालों तक? एक किस्सा मुझे ऐसा बता जहां पर उसने तुझे कोई तकलीफ दी हो।
अब मैं आपको क्या बताऊं दादाजी, वो औरत खुद ही एक तकलीफ है मेरे लिए। तो उससे जुड़ा हुआ किस्सा मैं आपको क्या ही सुनाऊं। आप चाहे मुझे कितनी भी बातें क्यों ना समझा दे, लेकिन मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। और इससे अच्छा तो यही रहेगा कि आप तो मुझे मेरे हाल पर ही छोड़ दो। फिर कुछ दिनों के बाद, देखो आहाना, तुम जिस स्कूल में अभी पढ़ती थी अब उसमें 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ाया जाता है। इसीलिए अब तुम तुम्हारी 11वीं 12वीं भी वहीं से कर सकती हो, और उसी बहाने कीर्ति को भी सहारा मिल जाएगा। अगर तुम दोनों एक साथ जाया करोगी तो वो देखकर हमें भी तसल्ली मिलेगी। अरे वाह, आपका ये सुझाव तो काफी अच्छा है। नहीं पापा, मुझे इस कीर्ति के साथ कहीं नहीं जाना, और आप मेरा एडमिशन किसी और कॉलेज में कर दो। घर में और स्कूल में मैं इसे आज तक सहन करके आई हूँ, लेकिन अब और नहीं। एटलीस्ट कॉलेज में तो मैं अकेले ही रहना चाहती हूँ। आहाना, अब ये क्या बात हुई भला? कीर्ति तुम्हारी छोटी बहन है। नहीं पापा, मैं इसे अपनी बहन नहीं मानती। बहन तो क्या, हम दोनों तो अच्छे दोस्त भी नहीं बन सकते, क्योंकि ये भी अपनी माँ की तरह ही है, एकदम बुरी। आहाना, गुस्से में अनुपम आहाना को थप्पड़ मारता है। आपने मुझे थप्पड़ मारा पापा, वो भी इन दोनों की वजह से। अब ये दोनों आपके ज्यादा सगे हो गए हैं क्या? जी आप ये क्या कर रहे हैं? जरा शांत हो जाइए। चुप रहो दीपिका, आज इस लड़की ने सारी हदें पार कर दी है। हर बार ये तुम दोनों के बारे में अनप शनप बकती रहती है, और मैं सब कुछ सुनकर भी लेता हूँ। लेकिन अब नहीं, बस बहुत हो गया इसका। लेकिन नहीं दीपिका, बस बहुत हुआ। और तू आहाना, तुझे मैं दूसरी क्या, मैं तो अब तुझे किसी भी कॉलेज ही नहीं भेजूंगा, क्योंकि तू अब सीधे हॉस्टल जाएगी, क्योंकि वही जाकर ही सुधरेगी तू। अरे तुझ जैसे नालायक बच्चों की अकल वही जाकर ठिकाने आती है। अनुपम बेटा, ये तू क्या कह रहा है? ये हॉस्टल में जाकर कैसे रहेगी? वहां इसका कोई अपना नहीं होगा। हाँ तो उसमें क्या हुआ? यहाँ अपनों के साथ रहकर भी ये किस तरह से पेश आ रही है। इसलिए इसके लिए अच्छा यही होगा कि ये लड़की अकेली ही रहे, और तभी जाकर इसे अपने परिवार की अहमियत का एहसास होगा। नहीं अनुपम जी, प्लीज ऐसा भूलकर भी मत कीजिए। हमारी बच्ची को हमसे अलग मत कीजिए। ये कोई बच्ची नहीं रही, अब कॉलेज में जाने की उम्र हो चली है इसकी, और इस पर दया खाकर हम गलत करते हैं। इसे तो रिश्तों का मोल ही नहीं पता। 5 साल की थी जब इसकी माँ इसे छोड़कर चली गई। छोड़ो, मुझे वो सब बातें ही नहीं करनी। आज के आज अपना सामान पैक करो। पुणे में एक हॉस्टल है, अब तुम्हें वही जाकर रहना होगा। इतना कहकर अनुपम वहां से चला जाता है। आप दोनों तो बहुत खुश होंगी ना आज। फाइनली आपको मुझे मेरे पापा और दादाजी से अलग क्यों करना था, और आज तो आप दोनों ने वो भी कर दिया। बस करो आहाना, मेरी माँ ने कुछ भी नहीं किया है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब तुम्हारी ही हरकतों के कारण हो रहा है। जस्ट शट अप कीर्ति, छोटी हो तो छोटी बनकर ही रहो। ज्यादा मुंह चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इडियट कही की। वो बहाना को हॉस्टल में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पर वो अपनी आगे की पढ़ाई करने लगती है, और वहां पर रहने के कारण वो पहले से भी और ज्यादा अकेली हो जाती है, और वो वहां पर रोज रात को रोने लगती है। देखो माँ, ये मैं कहाँ पर आ गई हूँ। अगर आप जिंदा होती तो मुझे यहाँ पर आने की नौबत ही नहीं आती। काश आप मेरे साथ होती माँ। क्यों चली गई मुझे और पापा को छोड़कर? क्यों माँ? वही दूसरी तरफ, जी आपने हॉस्टल में फोन किया कि नहीं? कैसी है हमारी बेटी? वो वहां पर ठीक से खाती पीती तो है ना? और उसके नए दोस्त बने कि नहीं? कहीं वो बेचारी अकेली तो नहीं ना? ये तुम किस मिट्टी की बनी हो दीपिका? अरे उस लड़की ने कभी भी तुमसे ठीक से बात तक नहीं की, और तुम उसे इतना टूटकर प्यार करती हो। जानती हो, लेकिन क्या करूं, सौतेली ही सही, लेकिन हूं तो उसकी माँ ही ना। मुझे उसकी चिंता लगी रहती है। वो ठीक है दीपिका,
मैं हर हफ्ते वहां के एचओडी से बात करता हूँ और वो मुझे अहाना के बारे में सब कुछ बताता है। इसीलिए तुम बेफिक्र रहो। भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे उसकी बहुत याद आती है। आपको उसे हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए था, पर अब तो हम उसे आधे साल में वापस भी नहीं ला सकते। नहीं दीपिका, मैंने जो कुछ भी किया है सही किया है। जब वो लड़की हम सबसे अलग रहेगी तभी जाके उसे हमारा मोल समझेगा। नहीं तो वो यहाँ पर रहकर तुम्हारे साथ बस झगड़े ही करती रहती। नहीं अनुपम जी, जगह बदलने से जज्बात नहीं बदलते। आपने उसमें बदलाव लाने का जो तरीका सोचा है वो कहीं उसे हमारे प्रति करीब लाने की जगह और दूर ना ले जाए। नहीं दीपिका, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। काश वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती जितना कि तुम मुझसे करती हो। वही हॉस्टल में। ये देख कहाना, मेरे घर से क्या आया है। ये मेरी माँ ने भेजा है मेरे लिए, मोतीचूर के लड्डू। अरे वाह, नाइस यार। लेना, तू भी खा। मेरी माँ दुनिया के सबसे बेस्ट लड्डू बनाती है। सच में यार, ये लड्डू तो वाकई में टेस्टी है। थैंक्स। हाँ, यू आर वेलकम महाना। वैसे तेरी माँ ने तेरे लिए क्या भेजा है? नहीं, मेरी कोई माँ नहीं है। मैं एक बिन माँ की बेटी हूँ। मतलब मैं जब बहुत छोटी थी तभी मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई। फिर जब तुझे वो तेरे पापा के साथ उस दिन छोड़ने आई थी, वो औरत कौन थी? वो मेरी सौतेली माँ थी, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसने ही मुझे मेरे घर वालों से अलग किया है। इसीलिए आई जस्ट हेट हर। ओ, लेकिन हाँ ना, जिस तरह से तुझे बाय बोलते हुए वो फूट फूट कर रो रही थी, वो देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि तू उनकी सगी बेटी नहीं है। उल्टा उन्हें देखकर तो मुझे ये लगा कि वो तुझसे बहुत प्यार करती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस उनके मगरमच्छ के आंसू हैं और वो बस पापा के सामने ही अच्छी बनने का नाटक करती है। बहुत दोगली औरत है वो। माना कि मैं उनकी वजह से पापा और दादाजी से अलग हो गई और उन दोनों को मैं काफी ज्यादा मिस भी करती हूँ। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि अब मुझे उस नालायक औरत और उसकी मनहूस बेटी की शक्ल देखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं समझ सकती हूँ आहाना, और तू खुद को अकेली मत समझ। मैं हूँ तेरे साथ। अब चल, अब से मैं तेरे कमरे में ही सोया करूंगी। थैंक यू सो मच डियर। वक्त गुजरता जाता है और आहाना अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके वापस अपने घर लौटती है। और तभी ये सब क्या है? पूरा घर और खास तौर पे मेरा कमरा, हर एक चीज बदल गई है। ये क्या है पापा? आपने मेरी परमिशन के बिना घर का रिनोवेशन क्यों किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये तू क्या बोल रही है आहाना? अब ये सब काम भी मैं तेरी परमिशन लेकर ही करूँ क्या? हद होती है। हाँ तो फिर पूरे घर का कर लेते ना। मेरे कमरे का रिनोवेशन करने की क्या जरूरत थी? मैंने अपने कमरे में माँ की कुछ फोटोज रखी थी जो उन्होंने बचपन में मेरे साथ खींची थी। पूरी दीवार उन फोटोज से सजी हुई थी। लेकिन अब वो सब बदल चुका है और मुझे अच्छे से पता है कि ये सब करने के लिए इस दीपिका ने ही कहा होगा आपसे, है ना? क्या? अरे मुझे लगा कि इन बीते सालों में तुम कुछ सुधर चुकी होगी, लेकिन नहीं, आज भी तुम वैसी की वैसी ही हो। इनफ आहाना, ये डायलॉग तो मुझे तुम्हें मारना चाहिए। अरे तुम्हें मैंने हॉस्टल में सुधरने के लिए भेजा था, लेकिन नहीं, तुम्हें 1% भी सुधार नजर नहीं आ रहा। वही बदतमीजी और वही बुरा स्वभाव। अरे कब बदलोगी तुम? जिस दिन ये और इसकी बेटी हमारी लाइफ से चले जाएंगे उस दिन बदलूंगी मैं पापा। और मैं अब अपने कमरे को फिर से अपने तरीके से ही बदल रही हूँ। और खबरदार, अगर किसी ने भी माँ और मेरी फोटोज को यहाँ से वहां भी किया तो। अब बहाना अपना कमरा वापस अपने तरीके से सजाती है और अपनी माँ की फोटोज देखकर वो काफी भावुक हो जाती है। मैंने आपके साथ तो ज्यादा समय कभी नहीं बिताया, लेकिन आपसे जुड़ी हुई हर एक याद मेरे जहन में आज भी जिंदा है। आपकी बातें,
आपकी ममता, आज भी मैं हर एक चीज महसूस कर सकती हूँ। काश मेरी फैमिली भी एक परफेक्ट फैमिली होती। फिर अगले दिन जब बहाना सोकर उठती है, तभी देखो दादाजी, मैंने माँ के लिए कितना सुंदर कार्ड बनाया है। ये उन्हें बहुत पसंद आएगा ना? हाँ कीर्ति बेटा, ये कार्ड तो बहुत ही अच्छा बना है। मैं ऑफिस जा रहा हूँ पापा, अपडे लेकर वापस आ जाऊंगा। डेकोरेटर्स भी आ जाएंगे और वही सब कुछ देख लेंगे, और आज का सारा खाना भी बाहर से ही आएगा। इसीलिए प्लीज पापा, दीपिका को कोई भी काम करने मत दीजिएगा, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। ठीक है अनुपम बेटा, जल्दी आ। ये सब बहाना देख लेती है। अच्छा, तो आज दीपिका का जन्मदिन है। बहुत प्यार बरसा रहे हैं ना सब उस पर। देखो, आज की बर्थडे पार्टी में कैसे खराब करती हूँ। जहाँ सभी बर्थडे पार्टी की तैयारी में मगन होते हैं, बहाना गुस्से से एक पेपर पर दीपिका के प्रति बुरा बुरा लिखती है। अपनी सारी भड़ास मैंने इस पेपर पर उतार दी है, और अब ये पेपर उस दीपिका के पास जाएगा, और जब वो औरत इस पेपर को पढ़ेगी तो उसका मूड तो पक्का खराब हो जाएगा, और वो अपना बर्थडे मना ही नहीं पाएगी। और वही होता है। दीपिका जब अपने कमरे में पड़ा वो पेपर पढ़ती है, तब उसे बहुत रोना आ जाता है। ये क्या, इतनी सारी कड़वी बातें। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने हमेशा हानो को अपनी जान से भी बढ़कर चाहा है, लेकिन उसने आज मेरे इतने कीमती दिन पर मुझे रुला दिया। तभी वहां पर अनुपम आता है। अरे क्या हुआ दीपिका, तुम ठीक तो हो ना? अनुपम को आए देखकर दीपिका फौरन पेपर मरोड़कर दूध फेंक देती है। नहीं अनुपम जी, मैं ठीक नहीं हूँ। लेकिन ऐसा क्या हुआ है दीपिका जी? मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। सर मानो फटा जा रहा है, और अंदर ही अंदर बुखार जैसा लग रहा है। इसीलिए प्लीज अनुपम जी, आज मुझे आराम करने दीजिए। क्या हम ये पार्टी कभी किसी और दिन नहीं कर सकते क्या? पर दीपिका, प्लीज अनुपम जी, आज मुझे बस आराम करना है। एंड आई एम रियली सॉरी। आपने, कीर्ति ने और पापा जी ने कितनी सारी तैयारियां की है, और अब वो सब वेस्ट हो जाएगा। ओफो दीपिका, उसमें क्या होता है? अब तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, जो तुम कहोगी वही होगा। और अब तुम्हें आराम करना है तो आराम करो। और रही बात पार्टी की, तो वो हम किसी और दिन करेंगे। थैंक यू सो मच अनुपम जी। ये सब बहाना कमरे के बाहर से देख लेती है। चलो अच्छा है, ये औरत इसी लायक है। मेरी खुशियां छीनी है ना तूने, अब देख कैसे मैं भी तेरी सारी खुशियां छीनती हूँ। फिर एक दिन जब दीपिका घर में रखा हुआ सारा बेफिजूल का सामान कबाड़ी में निकालती है, तभी अरे ये क्या, ये तो मेरी माँ की साड़ी है, और इसमें बहुत सा सामान भी मेरी माँ का ही है। मूर्ख औरत, उन्हें ये सब सामान कबाड़ी में देने के लिए रखा है। अरे शर्म नहीं आती क्या तुझे? और कितना नीचे गिरोगी। मुझे माफ कर दो आहाना, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये सारा सामान तुम्हारी माँ का है। ओह गॉड, तुम्हें ना बेस्ट एक्टिंग के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। मतलब कोई इंसान 24 घंटे एक्टिंग कैसे कर सकता है? आहाना, तुम हर बार मेरी माँ के साथ इस तरह बात नहीं कर सकती, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्यों, क्या कर लोगी तुम? बताओ। अरे पहले अपनी माँ को समझाओ, इन्हें पहले सही से रहने के लिए कहो, फिर मेरी तरफ उंगली उठाओ। बस करो आहाना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। कीर्ति बेटा, भूलो मत कि आहाना तुमसे बड़ी है, इसीलिए उससे इस तरह से बात मत करो। जाओ बेटा, अपने कमरे में जाओ। लेकिन माँ, मैंने कहा ना जाओ। ठीक है माँ। और आहाना बेटा, मेरा यकीन करो, मैंने ये सारा सामान एक साथ कबाड़ी वाले को देने के लिए निकाला है, लेकिन अगर मुझे पता होता कि इसमें से कुछ सामान तुम्हारी माँ का है, तो मैं इसे कबाड़ी वाले को कभी नहीं देती। जानबूझकर करके भी आप झूठ बोल रही हो। ना जाने कहाँ जाकर पाप धोओगे तुम अपने। उतने में वहां पर दादाजी आते हैं। बस आहाना, अगर कोई तुम्हारी बदतमीजी सहन करके ले रहा है,
इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस व्यक्ति का फायदा उठाओ। अरे जब बहू कह रही है कि उसने ये सामान जानबूझकर नहीं निकाला है, तो तुम उस पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? देखिए दादाजी, यहाँ पर अगर इसकी जगह पर और कोई होता तो मैं उस पर विश्वास कर भी लेती, लेकिन ये काम इस औरत ने किया है और इनके द्वारा की गई गलती को अगर भगवान खुद भी आकर कहेंगे ना कि वो गलती इसने नहीं की है, तब भी मैं उस पर भरोसा नहीं करूंगी। चुप, एकदम चुप। बहुत बोल गई तुम। अगर दोबारा उल्टा बोली तो तेरी खैर नहीं। और हाँ, दीपिका तुम्हारी माँ की उम्र की है, तो इसे तुम नहीं आप कहकर पुकारो। बेशरम कही की। लो, अब यही देखना बाकी रह गया था मेरा। मेरे दादाजी जो मुझसे इतना प्यार करते थे, वो भी तुम्हारे कारण अब मुझे डांटने लगे हैं। अरे कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है? इतना कहकर आहना अपने कमरे में चली जाती है। ये सब क्या है दीपिका बहू? तू इसकी हर एक बात चुपचाप क्यों सुनकर लेती है? अरे तू तो इसे अपनी बेटी मानती है ना, तो एक माँ अगर प्यार दुलार दे सकती है तो वो समय आने पर अपने बच्चों को डांट भी सकती है। लेकिन तूने तो इसे बदतमीजी से पेश आने का लाइसेंस दे रखा है। वो सब मुझसे नहीं हो पाता पापा जी। एक वक्त पर तो मैं कीर्ति को डांट भी लूंगी, लेकिन मैं आहना को नहीं डांट सकती। वो तो पहले ही मुझसे कितनी नफरत करती है। मेरे जीवन की शुरुआत से मुझे आहना का बस दिल जीतना था, लेकिन वो मैं आज तक नहीं जीत पाई। पता नहीं मेरी तरफ से ऐसी क्या कमी रह गई। तेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही। उल्टा तूने तो हमेशा उसे अपनी सगी माँ से भी बढ़कर चाहा है, लेकिन वो ही तेरे प्यार को समझ नहीं पाई। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और अब आहना जॉब करने लगती है। फिर एक रोज, अरे आहना बेटा, मैंने तुम्हारी पसंद की आलू गोभी की सब्जी बनाई है, तो पेट भर खाना। और हाँ, मीठे में मैंने सेवैया की खीर भी बनाई है। अरे ये सब नाटक करने की क्या जरूरत है आपको? और आपको क्या लगता है मेरा पसंदीदा खाना टिफिन में देकर आप मेरा दिल जीत लोगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए ये सब करके आप अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हें जो बोलना है बोलती रहो, लेकिन मैं तो वही करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ। अरे वो तो आप हमेशा से ही करती आई हो, उसमें कौन सी नई बात है। फिर एक शाम जब आहना ऑफिस से घर वापस लौटती है, तभी घर पर कोई नहीं होता। ये सब के सब कहाँ चले गए? और मुझे किसी ने कुछ बताया भी नहीं। सब ठीक तो होगा ना? फिर आहना अपने दादाजी को कॉल करती है। हेलो दादाजी, कहाँ पर हो आप सब? अरे हाँ ना बेटी, हम सब बाहर खाना खाने के लिए आए हैं। और तुम्हें तो अनुपम ने मैसेज भी किया है ना कि ऑफिस से सीधे होटल ही पहुंच जाना। वो बहू के जन्मदिन के दिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी ना, इसीलिए उसका जन्मदिन हम आज मना रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैंने अभी तक कोई मैसेज ही नहीं देखा। खैर, आप सब लोग एंजॉय कीजिए। मैं वहां पर नहीं आ पाऊंगी। अपने लिए कुछ बाहर से ही ऑर्डर करूंगी। चलो शुक्र है, थोड़ी देर के लिए ही सही, मगर उन दोनों निगेटिव लोगों से मेरा घर खाली तो रहेगा। फिर जब आहना बाद में पार्टी के फोटोज देखती है, तब उसे बहुत जलन होती है। काश ये दीपिका हमारी फैमिली का हिस्सा ही नहीं होती, तो सब कुछ कितना अच्छा होता। ना जाने इसने ऐसा कौन सा जादू टोना किया है हम सब पर, जो हर कोई इसकी झूठी एक्टिंग को सच मानकर इसे सराहने लगता है। लेकिन अब मैं इसे इस घर से बेघर करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अब बहुत हो गया। अब दीपिका को हमारी लाइफ से जाना ही होगा। अब आहना चालाकी से दादाजी के आई ड्रॉप की जगह पर एक्सपायरी डेट वाले आई ड्रॉप रख देती है, जिसके बाद दादाजी की आंखें बहुत जलने लगती हैं। अरे नहीं, मेरी आंखें बहुत जल रही है। हे भगवान, ये आपको क्या हो गया पापा जी? एक काम करो दीपिका, तुम इनकी आंखें बर्फ से सेको, तब तक मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। उपचार के बाद दादाजी की आंखों को आराम मिलता है। हद होती है, कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? वैसे तो हर एक काम में अव्वल हो आप,
फिर इतनी छोटी सी गलती आपसे कैसे हो गई? हाँ दीपिका, पापा के ड्रॉप्स तो तुम ही लाती हो ना, तो तुम्हें पहले चेक करना चाहिए था। डॉक्टर ने भी कहा कि अगर और ज्यादा देर तक ड्रॉप्स आंखों में रहता तो शायद पापा हमेशा हमेशा के लिए अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते। लेकिन अनुपम जी, मैंने कुछ 12 से 15 दिन पहले ही तो ये नया ड्रॉप लाया था, फिर ये इतनी जल्दी एक्सपायर कैसे हो सकता है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लो, शुरू हो गई इनकी नौटंकी, और ये देखकर तो मेरा सर दर्द करने लगा है। और पापा, अपनी बीवी को जरा समझा कर रखिए कि वो अपने काम ठीक से किया करे, क्योंकि आज अगर दादाजी को कुछ हो जाता तो मैं इन्हें कभी माफ नहीं करती। चुप बैठो आहाना, मैं बात कर रहा हूँ, तो तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ अपने कमरे में। अनुपम भी दीपिका से नाराज हो जाता है और बेचारी दीपिका हैरान होकर सब कुछ देखती रह जाती है। ये तो बस शुरुआत है दीपिका, लेकिन आगे आगे देखो कि तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। अगर मैंने तुम्हें हम सबकी जिंदगी से दूर नहीं किया तो मेरा नाम भी आहाना नहीं। फिर एक दिन अचानक से आहाना और दीपिका की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन दीपिका की तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो आहाना के लिए रात भर जगी रहती है। आहाना बेटी, मेरे वास्ते ना सही, लेकिन अपने पापा के वास्ते तो ये दूध पी ले। देखो बेटा, तुम्हें बहुत बुखार है और ये दूध पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी और तुम्हारा बुखार भी कम हो जाएगा। पापा का दिलासा मत दीजिए मुझे और चली जाइए यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर तुम्हें इसे मेरी जिद मानना है तो मान लो। अपनी हालत देख रही हो और ऐसे में भी तुम्हें गुस्सा सूझ रहा है। अब चुपचाप ये दूध पी लो, फिर दवाइयां भी खानी है तुम्हें। दीपिका अब एक माँ की तरह आहाना को डांट कर दूध पिलाती है। फिर आधी रात को जब आहाना की आँख खुलती है तभी, अरे ये क्या, ये तो फर्श पर ही सो गई और इन्हें भी बुखार है। कहीं फर्श पर सोकर इनका बुखार और ना बढ़ जाए। फिर आहाना दीपिका के ऊपर कंबल उड़ा देती है और तभी दीपिका की आँख खुल जाती है और आहाना का ये रूप देखकर दीपिका भावुक हो जाती है। मैं जानती हूँ आहाना कि तुम में भी दिल है और तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि सौतेली शब्द से नफरत है, क्योंकि तुमने वैसा ही नजरिया बना के रखा है अपने दिमाग में। मैं तो पहले भी यही कहती थी और अब भी मैं यही कहूंगी कि एक दिन वो जरूर आएगा जब तुम मुझे अपने सच्चे दिल से अपनाओगी। ऐसे ही एक रोज, दीपिका, कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। कल इतने सालों बाद बहुत बड़ी मीटिंग है हमारी, और अगर ये डील क्रैक हो गई तो पूरी टीम की मेहनत कामयाब हो जाएगी। ठीक है अनुपम जी, मैं कल आपको जल्दी उठा दूंगी और आप चिंता मत कीजिए। कल की आपकी मीटिंग अच्छी ही होगी और आपकी ये डील भी क्रैक हो जाएगी, देखना आप। हाँ पापा, माँ आपको वो दही शक्कर खिलाएगी और फिर आपका दिन भी एकदम मस्त जाएगा। उन तीनों की ये बातें आहाना सुन लेती है। इन तीनों को देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि काश इस कीर्ति की जगह मैं होती और इस दीपिका की जगह मेरी माँ होती, लेकिन इन दोनों ने वो जगह ले ली। लेकिन कोई बात नहीं, बस कुछ दिन और, क्योंकि कल मैं अपनी अगली चाल चलूंगी। रोज सुबह ये दीपिका ही पहले उठती है, लेकिन जब कल दीपिका पहले नहीं उठेगी तो घर में कोई भी नहीं उठ पाएगा और पापा की मीटिंग भी डिले हो जाएगी, जिसके बाद वो अपना सारा गुस्सा इस दीपिका पर उतारेंगे। फिर रात होने पर आहाना चुपके से दीपिका के अलार्म क्लॉक में गड़बड़ कर देती है। अब कल का अलार्म सही समय पर बजेगा ही नहीं और तब जाकर असली मजा आएगा। लेकिन अगली सुबह जब आहाना सोकर उठती है तो सबको जगे हुए देखकर वो हैरान रह जाती है। पापा भी चले गए और कीर्ति भी कॉलेज चली गई, लेकिन सबके सब कैसे उठ गए? मैंने तो दीपिका के अलार्म क्लॉक में गड़बड़ भी कर दी थी। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई कि आजकल के जमाने में अलार्म क्लॉक कोई इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन जो आ गया है। अरे यार,
कलिश करवाने का कितना अच्छा मौका मिला था, लेकिन ये भी मेरे हाथ से चला गया। ये तुम क्या बड़बड़ा रही हो आहना? क्या निकल गया तुम्हारे हाथ से? वो लेकिन आपको क्या करना है जानकर? कुछ भी निकला हो। आप होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? अरे पर आहना। आहना फटाफट वहां से निकल जाती है। फिर एक शाम आहना को उसके फोन पर एक अनजान व्यक्ति का मैसेज आता है। रोज गार्डन 6:30 बजे। कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुम्हारी जिंदगी के सबसे खास व्यक्ति। क्या? लेकिन ये कौन हो सकता है? और इस नंबर की डिटेल्स भी नहीं है मेरे पास। कहीं कोई गुंडा मवाली तो नहीं? नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अगर वो कोई गुंडा मवाली होता तो वो मुझे रोज गार्डन में क्यों बुलाता? और उस पार्क में तो शाम के समय कितने लोग रहते हैं। मुझे जाकर देखना होगा कि वो आदमी आखिर है कौन। फिर आहना जब उस पार्क में जाती है तब वहां पर खड़ी एक औरत को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। आप यहाँ पर? तूने मुझे पहचान लिया बेटा? हाँ माँ। और अपनी माँ को मैं कैसे भूल सकती हूँ? आहना, मेरी बच्ची। माँ। तनुजा अपनी बेटी आहना को कसकर गले लगती है। मुझे तो लगा कि तू मुझे पहचान ही नहीं पाएगी, लेकिन तूने मुझे पहचान लिया बेटा। कितनी बड़ी हो गई है मेरी चुटकी। हाँ माँ, लेकिन आप तो आज भी वैसी ही हो, एकदम सुंदर। नजर ना लगे आपको किसी की भी। लेकिन मैं कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? पापा ने तो कहा था कि आप इस दुनिया में नहीं रही और आप एक एक्सीडेंट में। नहीं बेटा, ये कोई सपना नहीं है, हकीकत है। और मैं जिंदा हूँ। लेकिन कैसे माँ? और अगर आप जिंदा हो तो आप इतने सालों तक कहाँ पर थी? मुझे मिलने के लिए आपने इतनी देर क्यों की माँ? आपको पता भी है आपके बिना जीना कितना मुश्किल हो गया था मेरे लिए। माफ कर दे मेरी बच्ची, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद मैं मृत घोषित कर दी गई। लेकिन उस रात एक्सीडेंट के बाद मेरी बॉडी बहकर नदी के किनारे पहुंच गई थी। फिर एक भले आदमी ने मुझे बचा लिया। क्या? हाँ बेटा, मेरी सांसें तो चल रही थी, लेकिन मैं कोमा में जा चुकी थी और इतने सालों तक मैं कोमा में ही थी। और अब जाकर मैं कोमा से बाहर निकली और फिर मुझे सब याद आ गया और मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई और चली आई तुमसे मिलने। भगवान का लाख लाख शुक्र है माँ कि आप कोमा से बाहर आ गई। हाँ बेटा, मैं घर की ही तरफ जा रही थी, इसी उम्मीद में कि आज भी हमारा घर वही होगा। कहीं बदल तो नहीं गया ना कुछ? और फिर मेरी नजर इस पार्क पर पड़ी और मैंने तुझे यहाँ पर मुझे मिलने बुला लिया। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा माँ कि आप जिंदा हो। लेकिन आपके जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है माँ। पापा ने दूसरी शादी कर ली और तो और उन्हें एक दूसरी बेटी भी है। क्या? फिर आहना तनुजा को दीपिका और कीर्ति के बारे में सब कुछ बताती है। हे भगवान, इतना सब बदल गया। ये क्या हो गया मेरे साथ? उस एक्सीडेंट के कारण मैंने सब कुछ खो दिया। लेकिन आप चिंता मत कीजिए माँ, अब आप आ गई हो ना, तो उस दीपिका और उसकी नकचड़ी बेटी को हमारी जिंदगी से बाहर जाना ही होगा। चलिए अब हम घर चलते हैं। लेकिन आहना, ये सब सही नहीं होगा। नहीं माँ, आप घबराइए मत और चलिए मेरे साथ, क्योंकि वो घर आज भी आपका है और पापा भी आपके ही हैं। फिर आहना तनुजा को घर लेकर आती है और तनुजा को देखकर सबके सब हैरान रह जाते हैं। बहू तू? तनुजा तुम यहाँ पर? हाँ पापा, माँ जिंदा है। फिर आहना घर वालों को सब कुछ बताती है। चलो दीपिका, अब निकलो यहाँ से, क्योंकि इस घर की असली मालकिन आ चुकी है। नहीं आहना, इसे मत बोल बेटा। अरे माँ, आप इतना घबरा क्यों रही हो? अरे ये घर आपका है और पापा ने आपके जाने के बाद ही इस औरत से शादी की थी। तो अब जब आप वापस आ गई हो तो इसकी इस घर में क्या जरूरत है? आहना, ये क्या बकवास कर रही हो तुम?
इतनी बड़ी हो गई हो, फिर भी अकल नहीं है तुम में। अरे इतनी बुजदिल कैसे हो सकती हो तुम? ओ रियली पापा, सॉरी, पर बुजदिल मैं नहीं आप हो। माँ जिंदा है, लेकिन फिर भी आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिख रही। क्योंकि? हाँ बोलिए ना। क्योंकि क्या? आहाना, अपने पापा से तमीज से बात करो। ये क्या तरीका है बात करने का? लेकिन माँ। अरे चुप रहो सब। मुझे हमेशा से जिस बात का डर था वही हुआ। आप कहना क्या चाहते हो दादाजी? कुछ नहीं, लेकिन एक बात सुन लो। तनुजा बहू अगर इस घर में रहेगी तो दीपिका बहू और कीर्ति भी रहेंगे, क्योंकि ये घर जितना इसका है उतना ही इन दोनों का भी है। और जैसे तू इस घर की बेटी है, वैसे ही कीर्ति भी इस घर की बेटी है। पर दादाजी। बस आना, अब जबान लड़ाना बंद कर। और ये नाटक तो अपने माता पिता के साथ कर सकती है, लेकिन मेरे साथ नहीं। अगर मैं तुझे प्यार दुलार दे सकता हूँ तो तुझ पर मैं गुस्सा भी कर सकता हूँ। मेरी गिनती बेवकूफ लोगों में मत करना। जो भी तेरे पापा ने किया है वो अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि हालातों के चलते किया है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में अकेला नहीं रह सकता। एक वक्त के बाद हर किसी को किसी ना किसी के सहारे की जरूरत पड़ती ही है। और इसीलिए अनुपम ने दीपिका से शादी की और अपना नया संसार बसाना चाहा। और ये जो कुछ भी हुआ है उसमें ना तो दीपिका की गलती है, ना ही अनुपम की, और ना ही तेरी माँ की। दादाजी के कहने पर आहाना चुप हो जाती है। फिर बाद में, अरे क्या अब भी माँ, आप यहाँ गेस्ट रूम में शिफ्ट क्यों हो गई? आपको तो पापा के कमरे में शिफ्ट होना चाहिए था ना, क्योंकि वो कमरा आप दोनों का है। नहीं बेटा, माना कि मैं उनकी पहली पत्नी हूँ, लेकिन अब उनके जीवन में सबसे अहम दर्जा दीपिका का है, और वो दर्जा मैं उससे नहीं लेना चाहती। हालात काफी बदल चुके हैं बेटा, इसीलिए जो जैसा है उसे वैसे ही रहने दे। वही दूसरी तरफ, ये सब क्या हो गया दीपिका? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अगर मैंने तनुजा की असलियत के बारे में आहाना को बता दिया तो वो तो मुझ पर विश्वास ही नहीं करेगी। जाने दीजिए, अब ये सब कहकर कोई फायदा नहीं। आहाना को उसकी सगी माँ मिल चुकी है, और तनुजा दीदी भी सब कुछ छोड़कर वापस आ गई है उसके पास। इसीलिए उसकी खुशी में ही मैं बहुत खुश हूँ। ये तुम क्या कह रही हो दीपिका? मानना पड़ेगा, इतना बड़ा दिल है तुम्हारा। फिर अगले दिन, अरे दीपिका, क्या तुम मुझे रसोई के बारे में सब बता दोगे क्या? ये कौन सा सामान कहाँ पर रखा है? अरे आप रहने दीजिए दीदी, मैं हूं ना, मैं कर लूंगी सब कुछ। अरे नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अब से हम दोनों साथ मिलकर बनाएंगे खाना। चलो अब मुझे सब कुछ बताओ। ठीक है दीदी। फिर तनुजा और दीपिका मिलकर सारा खाना बनाती हैं। वाह, क्या कमाल का खाना बनाया है आपने माँ। यू आर द बेस्ट। दीपिका, इन खाने में से तुमने जो खाना बनाया है वही परोसो मुझे, क्योंकि मैं किसी और के हाथ का बना खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। जी लेकिन। दीपिका, मैंने जितना कहा उतना ही करो, लेकिन वेकिन मत करके बैठो। ठीक है जी, अभी परोसती हूँ। फिर अनुपम दीपिका के हाथ का बना ही खाना खाता है। फिर जब सब अपने कमरे में चले जाते हैं तभी, ये सब क्या ही दीपिका, अरे आप में जरा भी शर्म है कि नहीं? अब जब मेरी माँ वापस आ गई है तो आपको समझदार बनकर अपना रास्ता देख लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, आप तो अब भी यहीं पर हो, मेरे पापा के साथ चिपकी हुई। आहाना बेटा, ये सब इतना आसान नहीं होता, और मैं कहाँ पर जाऊँ बेटा? तेरे पापा के सिवा तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे जहाँ जाना है जाओ, लेकिन यहाँ पर मत रहो। ना जाने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है अपने पापा पर, जो वो माँ के आने के बाद खुश होना तो दूर, वो तो उनसे बात तक नहीं कर रहे। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है बेटा। मैं तुम्हारे पापा के जीवन में तब आई थी जब तुम्हारी माँ जा चुकी थी। मैंने तुम्हारे पापा को तनुजा दीदी से अलग नहीं किया है, और अब भी मैं उन दोनों के बीच नहीं आ रही। अरे ऐसे कैसे नहीं आ रही?
आप ही की वजह से पापा मेरी माँ से बात नहीं कर रहे। अरे माना कि तब आपका कोई कसूर नहीं था, लेकिन अब तो आपका कसूर है ही ना। चलो वो सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, और आप मुझे अपनी बेटी भी मानती हो। हाँ बेटा। तो फिर मेरे प्यार के खातिर चली जाओ चुपचाप, वो भी किसी को बिना बताए, और ऐसी जगह पर चली जाओ जहाँ पर पापा आपको ढूंढ ही ना पाए। क्या? तभी वहां पर अनुपम आता है। बस करो आना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, समझ गई ना तुम? पापा आप। और तुम दीपिका, इस लड़की की बातों में आकर कुछ गलत मत करती बैठना। और तुम नादान हो आहाना, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। अरे इतने सालों से तुम्हें तुम्हारी माँ चाहिए थी ना, तो जब वो आ गई है तो उसके साथ खुश रहो और दूसरों को भी अपने हिसाब से खुश रहने दो। इतना कहकर अनुपम दीपिका को वहां से लेकर जाता है और ये देखकर आहाना को बहुत गुस्सा आता है। अरे क्या जरूरत थी तुझे दीपिका को ये सब कहने की? जरूरत थी माँ, मैंने जो भी किया बिल्कुल सही किया है। और आप देखना, मैं अब ऐसी ऐसी चालें चलूंगी जिनके चलते उस दीपिका को हमारी लाइफ से बाहर जाना ही पड़ेगा। खबरदार आहाना, जो तूने ऐसा कुछ भी किया तो तुझे मेरी कसम। लेकिन माँ, आप इतना सब कुछ क्यों सहन करके ले रही हो? और ये सब आपका होकर भी आप अपने हाथ से जाने दे रही हो। उल्टा आपको तो अपने हक के लिए लड़ना चाहिए ना। नहीं बेटा, अरे लड़कर भी मुझे कुछ मिलने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। और तू ये क्यों नहीं समझ पा रही कि अब सब कुछ बदल चुका है। सब कुछ पहले जैसा होना अब एक सपने के समान हो गया है। लेकिन माँ, पापा का क्या? पापा आपसे इतना नाराज क्यों है? आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। मुझे भी उसी बात की हैरानी हो रही है कि जिस आदमी को मैंने इतना टूटकर प्यार किया, जिसके साथ मैंने 7 फेरे लिए, आज वही आदमी मेरे साथ अजनबी की तरह पेश आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। पूछ क्यों? क्यों माँ? क्योंकि भले ही मेरे साथ कोई हो या ना हो, लेकिन आज तू मेरे पास है। वादा कर बेटा, तू अपनी माँ के साथ हमेशा रहेगी। तू कभी मुझे छोड़कर तो नहीं जाएगी ना, जैसे मुझे बाकियों ने छोड़ दिया? नहीं माँ, वादा रहा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। वह बहाना जब अनुपम कीर्ति और दीपिका को साथ में देखती है तब उसे बहुत दुख होता है। फिर एक दिन जब घर में एक पूजा होती है तभी, जल्दी चलो दीपिका, आज पूजा में तुम ही मेरे साथ बैठोगी। जी। 1 मिनट पापा, अगर सही मायनों में देखा जाए तो आपकी असली बीवी माँ है, ना कि ये औरत। इसीलिए पूजा में आपके साथ माँ ही बैठेगी। नहीं आहाना, चुप हो जा। नहीं माँ, मैं चुप नहीं बैठूंगी। सब कुछ चुपचाप सहन करके लेने की आदत आपकी होगी, मेरी नहीं। अब तक जो भी हुआ बहुत हुआ, और ठीक है, अगर आप इस औरत को घर से नहीं निकालना चाहते तो मत निकालो, लेकिन मेरी माँ को तो उनका हक दे दो। बस करो आहाना, और ये सब क्या तमाशा लगा के रखा है? पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है, इसलिए अपनी ये बकवास बंद करो और मुझे अपनी बीवी के साथ पूजा करने दो। क्या? अनुपम सही कह रहा है। और आहाना बेटा, तू सारी सच्चाई नहीं जानती, और हम तुझे अगर बताएंगे तो तू उस पर भी विश्वास नहीं करेगी। इसीलिए कह रहा हूं, दीपिका ही अनुपम की असली बीवी है और पूजा में वही उसके साथ बैठेगी। वाह, क्या बात है! तो अब सबके सब एक हो चुके हैं और हम दोनों माँ बेटी को अलग कर दिया है। बहुत खूब दादाजी। लेकिन जिस घर में मेरी माँ को इज्जत नहीं मिलेगी, उस घर में मैं भी नहीं रहूंगी। चलो माँ, अब हम अपनी नई दुनिया बसाएंगे। क्या? बस करो आहाना, अब ये क्या जिद है? और नहीं तो क्या आहाना, फालतू की बातें बंद कर। नहीं, अब मैं किसी का नहीं सुनूंगी। आप सब बेवजह मेरी बेचारी माँ के साथ अन्याय कर रहे हो, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं है। अरे आप सबको पाप लगेगा, और ये एक बेटी की बद्दुआ है।
अगर तुझे तेरी माँ की इतनी ही पड़ी है तो सारा सच सुनती जा। नहीं, अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना। अरे आप सब झूठे फरेबी लोग हो और ऊपर वाला सब देख रहा है। सबका हिसाब होगा। चलो माँ। नहीं आहाना, मैं ही निकल जाती हूँ यहाँ से, लेकिन तू यहीं पर रहे, क्योंकि ये सारी मुसीबत मेरे ही आने से हुई है। मेरी ही गलती थी। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। नहीं माँ, आपकी बेटी आपसे अलग नहीं रहेगी और मेरे लिए इन सबसे बढ़कर आप हो। पर बेटा, मैंने कहा ना माँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी। अब चलिए। तनुजा, इसे अपनी भाषा में समझा दो कि ये लड़की कहीं नहीं जाएगी। आना बेटा, रुक जाओ ना यहीं पर। प्लीज ऐसा मत करो बेटा। नहीं माँ, इस घर से और यहाँ के लोगों से अब से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं अब मर चुकी हूँ इन सब के लिए। फिर आहाना तनुजा के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। अब हम कहाँ जाएंगे माँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तू चिंता मत कर बेटा, मैंने तुझे बताया था ना, एक आदमी है जिसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया, और जब तक मैं कोमा में थी तब मैं उसी के घर पर थी। अच्छा, तो अब तो हम अब उसी आदमी के पास जाएंगे। वो बहुत ही भला इंसान है और वो हम दोनों को वहां रुकने के लिए बिल्कुल मना नहीं करेगा। ठीक है माँ, फिर हम दोनों वहीं पर जाएंगे। फिर आहाना और तनुजा उस आदमी के घर चली जाती हैं और वो दोनों अब वहीं पर रहने लगती हैं। गिरीश अंकल, मैं चाहे आपको कितनी भी बार थैंक यू क्यों ना बोलूं, वो कम ही रहेगा। अगर उस दिन माँ को एक्सीडेंट से आप नहीं बचाते तो वो मुझे फिर कभी नहीं मिल पाती। कोई बात नहीं बेटा, अब बस तुम अपनी माँ का ख्याल रखो और हमेशा इनके साथ रहो। तुम्हारे परिवार ने तो इन्हें पराया कर दिया, लेकिन तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। जी अंकल, अब मेरा भी उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रहा। पहली 2 रातें तनुजा आहाना के साथ ही सोती है, लेकिन उसके बाद में वो गिरीश के कमरे में जाकर सोने लगती है। आहाना को उन दोनों के बात करने का ढंग और उनका बर्ताव काफी अजीब लगता है। क्या बात है तनुजा, आज तो तुम एकदम कहर ढा रही हो। सच में, इस आउटफिट में तो तुम एकदम कमाल की लग रही हो। थैंक यू सो मच गिरीश। चलो, अब ज्यादा देर मत करो, वरना हमें पिक्चर के लिए लेट हो जाएगा। ओके बाबा, चलो। फिर वो दोनों मूवी के लिए निकल जाते हैं और ये सब आहाना चुपके से देखकर हैरान रह जाती है। मेरे सामने तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कितनी इज्जत से पेश आते हैं। आप कह के पुकारते हैं और अकेले में तुम करके बात करते हैं। और रात होने पर माँ मुझे अकेला छोड़कर गिरीश अंकल के कमरे में चली जाती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक हफ्ता बीत गया है और आहाना के बिना ये घर कितना सूना सूना लग रहा है। ना जाने वो कहाँ पर होगी, कैसी होगी। अरे तुम्हें उसकी कितनी चिंता लगी हुई है, लेकिन उसे तुम्हारी कुछ भी नहीं पड़ी। उस लड़की ने हमारी जगह पर अपनी माँ को चुना और वो अपनी माँ के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी है कि अगर उसे उसकी माँ की सच्चाई भी बताई जाए तो फिर भी वो लड़की उस पर यकीन नहीं करेगी और उल्टा हम लोगों को ही दोष देगी। काश उस लड़की को समझ आता कि वो जिसे अपनी सगी माँ कह रही है, वो औरत कितनी बुरी है। 5 साल की थी आहाना जब तनुजा उसे तेरे पास अकेला छोड़कर उसके बॉयफ्रेंड गिरीश के साथ चली गई। अरे तूने तो तनुजा को वापस बुलाने का कितना प्रयास किया, लेकिन वो औरत वापस नहीं आई। वही तो पापा, मेरे बारे में तो छोड़ ही दो, लेकिन उसने अपनी बच्ची के बारे में भी कुछ भी नहीं सोचा। ऐसा कौन करता है भला? अनुपम जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। इतने सालों तक तनुजा दीदी दूर रही, पर अब वो वापस आ गई है और चंद ही दिनों में वो आहाना को लेकर भी गई। कहीं इन सब के पीछे उनकी कोई साजिश तो नहीं ना? मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर उसे कुछ करना होता तो वो पहले ही कर देती। और इस बार तो गलती आहाना की भी है, क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है तो उसे भी थोड़ा समझना चाहिए ना
हाँ पापा, आपने सही कहा। और जाने दो, बचपन से वो अपनी सगी माँ के लिए कितना तड़पती आई है, और अब जब उसे वो फाइनली मिल गया है तो उसे उसी के पास रहने दो। वैसे भी उसे यहाँ पर जबरदस्ती रुकाने से अच्छा यही होगा कि वो वापस अपनी सगी माँ के पास रहे। क्यों पापा? हाँ अनुपम बेटा, मैं तेरी बात से सहमत हूँ। फिर एक दिन जब बहाना जॉब से घर आती है, तभी पर ये क्या, माँ और अंकल तो घर पर ही नहीं है और मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। माँ ने तो खाना भी नहीं बनाया और उन्हें तो ये पता भी था कि आज मेरा व्रत है और मैं दिन भर भूखी रहूंगी। लेकिन पता नहीं फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर बाद में जब तनुजा और गिरीश घूमकर वापस लौटते हैं, तभी सॉरी बेटा, वो गिरीश और मेरा अचानक से मन हुआ घूमने का, इसीलिए हम चले गए। और मैं तो भूल ही गई थी कि आज तेरा व्रत है। लेकिन तू चिंता मत कर, ये ले, मैंने तेरे लिए ये पनीर पफ लाया है, तुझे बहुत पसंद है ना? अरे क्या माँ, आप भी, इस पफ से मेरा पेट कैसे भरेगा? और अगर आपको कुछ बनाना ही नहीं था तो आप मुझे पहले ही बता देती ना, मैं बाहर से ही कुछ खाकर आ जाती। खैर, जाने दो, कोई बात नहीं। आई एम सॉरी बेटा, अगली बार से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चल, अब ये पफ खा ले और जाकर आराम कर। फिर कल सुबह तुझे जॉब पर भी तो जाना है ना? हाँ माँ, पर मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बोलना बेटा। आपको नहीं लगता क्या कि आप और अंकल कुछ ज्यादा ही करीब हो? मतलब, माना कि उन्होंने आपकी जान बचाई है और आपके लिए इतना सब किया है, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि आप दोनों केवल दोस्त हो। आई एम सॉरी माँ, लेकिन मुझे आपका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर लगता है। नहीं बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो ऐसा ही है। देख, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं, तेरी कसम। ठीक है माँ, मुझे पता है कि आप मेरी झूठी कसम नहीं खाओगे। एंड आई एम रियली सॉरी। आपको मेरी बातों का बुरा लगा होगा ना? अरे नहीं बाबा, तेरे मन में जो भी है वो बेझिझक होकर बोला कर, क्योंकि मुझे तेरी बातों का बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ठीक है माँ। तनुजा के कहने पर आहाना को तसल्ली मिलती है। लेकिन एक दिन जब आहाना बिना बेल बजाए घर के अंदर आती है, तभी वो उन दोनों को बात करते हुए सुन लेती है। अरे हाँ बाबा, समझ गया मैं। अब से हम दोनों कम से कम ही बात किया करेंगे उसके सामने। अब यही रास्ता है हमारे पास, क्योंकि उसे शक होने लगा है। और तुम तो जानते ही हो ना कि उसे मेरे पास यहाँ लाने का क्या मकसद है। हाँ मेरी जान, मैं अच्छे से जानता हूँ। पर अगर मेरा वो मकसद पूरा हुआ तो वो हम दोनों के लिए ही अच्छा होगा। इसलिए प्लीज थोड़ा अपने जज्बातों पर काबू रखो और उसके सामने सिर्फ एक दोस्त बनकर रहने की ही एक्टिंग करो। ये दोनों क्या कह रहे हैं? हे भगवान, मुझे यहाँ लाने के पीछे इनका क्या मकसद हो सकता है? उनकी बातें सुनकर आहाना परेशान हो जाती है और वो इसी सोच में रात भर सो ही नहीं पाती। और अब गिरीश और तनुजा आहाना के सामने करीब आना कम कर देते हैं। फिर एक रोज आहाना का पैर फ्रैक्चर हो जाता है, जिस कारण वो घर पर ही आराम करती है। और उसी दौरान उसका फोन भी खराब हो जाता है। देखो ना माँ, मेरा फोन खराब हो गया है, प्लीज इसे ठीक करा कर लाओ ना। ओफो आहाना, तुझे इस फोन की पड़ी है? मैं तो कहती हूँ कि तू आराम कर। वैसे भी डॉक्टर ने तुझे 1 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए कहा है, तो अब तुझे फोन से क्या काम है? मैं बाद में ठीक करा लाऊंगी इसे। पर माँ, इतना कहकर तनुजा वहां से चली जाती है और रहाना को अपने कमरे में रहकर गिरीश के कमरे से तनुजा और गिरीश के हंसने मजाक करने की आवाजें सुनाई देती हैं। एक वक्त था जब मैं बीमार होती तो दीपिका मेरी रात भर जागकर देखरेख करती, लेकिन यहाँ तो मेरी सगी माँ अपने दोस्त के साथ हंसी मजाक करने लगी है। ना तो उन्होंने मुझे हल्दी वाला दूध दिया और ना ही मेरे कमरे की सफाई की।
वो तो मेरा कुछ भी नहीं करती। माँ का स्वभाव इतना कैसे बदल सकता है? पहले तो ये ऐसे बिल्कुल नहीं थी। आज मुझे दीपिका पापा और दादाजी की बहुत याद आ रही है। लेकिन अफसोस, मैं उन लोगों से बात भी नहीं कर सकती। वहीं दूसरी तरफ जब दीपिका अहाना को कॉल करने की कोशिश करती है, तभी नहीं उठाया ना उसने तुम्हारा फोन? जी, नहीं उठाया। देखा, कितनी अकड़ है उसमें। यहाँ पर हम ही बेवकूफ है जो उसके बारे में इतना सोच रहे हैं। वो तो अपनी माँ के साथ जाकर हमें पूरी तरह भूल चुकी है। लेकिन माँ, उसे कॉल करने की आपको क्या जरूरत थी? और आप उसे क्यों नहीं भूल जाती? अरे मैं क्या मर गई हूँ क्या? उल्टा मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ। ऐसा नहीं है कीर्ति बेटा, मेरा दिल कॉल करने से मुझे नहीं रोक पाया। और बेटा, ये सब इतना आसान नहीं होता। एक माँ का मन भी बहुत चंचल होता है। वो सही गलत नहीं समझता। अरे वो तो बस अपने बच्चे की फिक्र करना जानता है। फिर भले ही मेरी आहाना ने मुझे अपनी माँ माना हो या ना माना हो, लेकिन मैं तो हमेशा ही उसे अपनी बच्ची मानती हूँ। ओ गॉड माँ, आपको समझाने का तो कोई मतलब नहीं है। आहाना के बगैर दीपिका का मन ही नहीं लगता। और इसीलिए अब अनुपम किसी तरह तनुजा का पता लगा लेता है। दीपिका, मुझे आहाना का पता मिल चुका है। सच में? चलो अच्छी बात है। और मैं जानती हूँ कि हमें देखकर वो हमसे बात भी नहीं करेगी, लेकिन मैं उसे बस देखना चाहती हूँ। मुझसे तो अब रहा ही नहीं जा रहा। मैं समझ सकता हूँ दीपिका, एक बाप होने के नाते मुझे भी हर वक्त उसकी याद सताती है। चलो, हम अपनी बेटी से मिलकर आते हैं। हाँ, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। फिर वो दोनों तनुजा के घर पहुंचते हैं, लेकिन वो उन्हें दरवाजे पर ही सुनाने लगती है। नहीं, मैं तुम दोनों को उससे नहीं मिलने दूंगी। क्या? हाँ, हम दोनों माँ बेटी आप सबसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, तो फिर तुम यहाँ पर हमारी खुशियाँ छीनने क्यों आए हो? अपनी ये बकवास बंद करो तनुजा। आहना मेरी भी बेटी है, और जितना हक तुम्हारा उस पर है, उतना ही मेरा भी हक है उस पर। हटो सामने से। आहना, आहना बाहर आओ बेटा, पापा आए हैं। अरे चुप रहिए, और जिस रास्ते से आए हैं उसी पर वापस लौट जाइए। मैं सब जानता हूँ तनुजा। अरे तुम तो एक नंबर की धोखेबाज औरत हो। जब बहाना छोटी थी तब कहाँ पर गई थी तुम्हारी ये ममता? इतने सालों तक सो रही थी क्या तुम? बोलो। आपसे मतलब? वो बहाना मेरे साथ रहना चाहती है, ना कि आपके साथ। अरे तुम किसी की नहीं हो सकती। तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड गिरीश के साथ रहने के लिए तुमने अपनी छोटी बेटी और पति को छोड़ दिया था और चली गई उसके पास। अहाना तो इस राज को नहीं जानती, और हमने भी उसे आज तक कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि हम अगर उसे ये बात बता भी देते तब भी वो हम पर विश्वास नहीं करती। अरे इतना प्यार करती है वो तुमसे, बेचारी मेरी बेटी। अब इतने सालों बाद भी तुम्हारा कोई ना कोई मकसद जरूर होगा। अच्छा, अब समझ आया मुझे। तुम ये सब उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी हड़पने के लिए कर रही हो। अपनी ये फालतू की बकवास बंद करो। ये कोई फालतू की बकवास नहीं है तनुजा, यही सच्चाई है, और तुम्हें उससे फायदा है, और इसीलिए तुम वापस आई हो। और तुमने ऐसे हालात जानबूझकर पैदा किए जिससे आना घर छोड़कर तुम्हारे साथ आए। अरे कितनी बुज़दिल औरत हो तुम। तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बस बहुत हुआ, अब निकलो यहाँ से। इसके आगे और मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। रुक जाओ तनुजा, मुझे आहाना से मिलना है। तनुजा अनुपम के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है, और जैसे ही वो पलटती है वो अपने सामने आहाना को देखती है, और उसने सब कुछ सुन लिया होता है। आहाना तुम, देखो बेटा, जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। एक बार मेरी बात सुनो। नहीं माँ, अब मैं कोई 5 साल की आहाना नहीं रही जिसे आपने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ, और मैंने पापा की सारी बातें सुन ली है। आपने हमारे साथ बहुत गलत किया है माँ। मुझे तो आपकी हरकतों पर शक पहले से ही हो चुका था,
लेकिन आपने मेरी झूठी कसम खाकर मुझे चुप करा दिया। लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। मर चुकी हो आप मेरे लिए। और आपको क्या लगता है, आप नहीं तो मैं बिन माँ की बेटी रहूंगी क्या? नहीं, मेरी भी माँ है, और वो है दीपिका जी। उन्होंने हमेशा मुझे सच्चे दिल से प्यार किया है, लेकिन मैं ही पागल थी जो आज तक उन्हें समझ नहीं पाई। नहीं आहना, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज रुक जा आहना। फिर आहना तनुजा को छोड़कर वापस अपने पापा के घर चली जाती है, और तनुजा भी अब उसे रोक नहीं पाती। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, और खास करके आप दीपिका जी। मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है, और आज तक मैंने आपके साथ इस तरह से जो बर्ताव किया है, उसके लिए ये माफी कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। लेकिन अब आप ही मेरी माँ हो, और मैं सारी उम्र सिर्फ आपकी बेटी बनकर ही गुजारना चाहती हूँ। आपने ये साबित कर दिया है कि सच्चे रिश्ते खून के ही हो। ये कोई जरूरी नहीं है। मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ, और आज तक जितना मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, उसके बावजूद भी आपने मुझ में और कीर्ति में कोई फर्क नहीं किया। हम दोनों को आपने बराबर का प्यार दिया है, और इसके लिए थैंक यू सो मच माँ। मेरी बच्ची। माँ सुनने के लिए मैं कब से तरस गई थी। फिर आहना दीपिका के गले लगती है, और इस तरह अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और पूरा परिवार खुशी से साथ रहने लगता है।